महिलाएं और आयुर्वेदिक किस तरीके से देखता है आयुर्वेद महिलाओं को? आयुर्वेद जो है वो एक ऐसी चिकित्सा प्रणाली है जो आज से नहीं है, ये काफी लंबे समय से है ना, यानी काफी हजार सालों से है। ऐसा कहा जाता है कि जब से ये सृष्टि आई है तब से ही आयुर्वेद है। देखो, फीमेल जो होती हैं तो उसकी लाइफ में बहुत सारे फेजेस होते हैं। फर्स्ट जैसे हमने बात करी पीरियड्स की, वैसे ही आपकी प्रेगनेंसी आती है, वैसे ही आपकी उसके बाद लैक्टेशन आता है या फिर मीनोपॉज आता है। हार्मोनल असंतुलन, तो आयुर्वेदिक उसको किस तरीके से दिखाएगा और क्या मुख्य कारण हो सकते हैं आपकी फिजिकल हेल्थ ठीक है, आप मेंटली बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड हो या फिर एंजाइटी हो रही है तो भी हाँ आपको जी। कंसीव करने में प्रॉब्लम हाँ। आएगी ही आएगी। हमारे आचार्यों ने कहा है कि अगर कोई स्त्री मतलब कंसीव करना चाहती है तो उसका मेंटल स्टेटस बहुत अच्छा होना चाहिए। तो आप ऐसी चीज़ें खाओ जो आपको न्यूट्रिशन दे रही है, और साथ के साथ कुछ ऐसी हर्ब्स जो मैंने बताई हैं, जैसे अश्वगंधा है, शतावरी है, मुलेठी है, दशमूला रिस्ट है, ये आप लोगे ना तो इससे बॉडी रिकवर भी अच्छे से हो जाएगी कि जो मेंटल अगर फटीग है, फिजिकल फटीग है, उसमें भी आपको बहुत रिलीफ मिलेगा। हेलो गाइस, मैं नैन्सी और आज मेरे साथ जो गेस्ट हैं वो आपको बहुत ही स्पेशल टॉपिक पे बताने वाले हैं बहुत सारी इन्फॉर्मेशंस। और जो टॉपिक होगा ना वो होगा वुमेन्स को लेकर, जिस पर लोग ज़्यादातर बात करना ही नहीं पसंद करते हैं। वो सोचते हैं कि वुमेन है, ये डिसीज़ेस तो इनको होती हैं, रेगुलर बेस पर हैं तो नॉर्मल ही है, बट नॉर्मल नहीं होती हैं। तो उसी चीज़ पर हम बात करेंगे कि किस तरीके से होती हैं, क्या कारण है और आयुर्वेद किस तरीके से उन्हें हेल्प कर सकता है। तो हमारे साथ हैं डॉक्टर कृति। तो सबसे पहला जो हमारा सवाल होगा मैम से, वो हम जानेंगे कि महिलाएं और आयुर्वेदिक, मतलब महिलाओं को किस तरीके से आयुर्वेदिक से जोड़ा जा सकता है, स्वस्थ रखा जा सकता है। तो मैम, जो हमारा पहला सवाल होगा वो होगा कि महिलाएं और आयुर्वेदिक किस तरीके से देखता है आयुर्वेद महिलाओं को? बिल्कुल। देखिए, आयुर्वेद जो है वो एक ऐसी चिकित्सा प्रणाली है जो आज से नहीं है, ये काफ़ी लंबे समय से है ना, यानी काफ़ी हजार सालों से है। ऐसा कहा जाता है कि जब से ये सृष्टि आई है तब से ही आयुर्वेद है। इसका वर्णन वेदों में भी है, और जो हमारे आचार्यों ने जो किताबें लिखी हैं, जो संहिताएं हैं, उसमें भी एग्जैक्टली। इसका वर्णन है। तो अगर हम बात करें कि फीमेल हेल्थ को कैसे देखता है जी। आयुर्वेद, तो फीमेल हेल्थ आपका जो बेसिकली मतलब हम ये बोले किस चीज़ पे निर्भर करता है, तो ये आपके वात पित्त कफ, ये जो हमारी आयुर्वेद है ये इस पे डिपेंडेंट है। वात पित्त कफ, ये जो इसके एक तरीके से सिद्धांत हैं जिसको ये फॉलो करता है। तो जो फीमेल हेल्थ है उसका शारीरिक यानी फिजिकल हेल्थ कैसी है, उसकी जी। मेंटल हेल्थ कैसी है, तो आयुर्वेद इस पे बात करेगा। और जैसे हमारी बॉडी में अगर वात पित्त कफ इसका इम्बैलेंस होता है तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है फीमेल हेल्थ के। कैसे? फॉर एग्जांपल, अगर आपका वात इम्बैलेंस हो जाता है तो इसकी वजह से आपके पीरियड्स में क्या मतलब इफेक्ट आएगा, आपके जो पीरियड्स हैं वो इरेगुलर होंगे, एमेन्योरिया हो सकता है, यानी लैक ऑफ पीरियड्स, यानी पीरियड्स नहीं आते हैं। बहुत बार ऐसा होता है ना कि हमें पीरियड्स नहीं आ रहे, हम क्या करें। इसके अलावा पित्त अगर इम्बैलेंस हो रहा है तो पित्त इम्बैलेंस में आपके बर्निंग सेंसेशन, जो अगर फ्लो आ रहा है तो वो बर्निंग सेंसेशन होगा, उसमें जलन होगी, या फिर बहुत ज़्यादा हैवी ब्लीडिंग हो सकती है। इसके अलावा आपका जब कफ इम्बैलेंस होता है तो आपको बहुत ज़्यादा थकान महसूस होगी, या फिर क्लॉट्स वगैरह होंगे आपको। तो ये कुछ कुछ मतलब ऐसी चीज़ें हैं जो कि जी। आपकी बॉडी में जो त्रिदोष हैं, अगर इसका हाँ जी। इम्बैलेंस होगा तो ये चीज़ें आपको विजिबल होती हैं। और देखो, फीमेल जो होती हैं तो उसकी लाइफ में बहुत सारे फेजेस होते हैं। फर्स्ट जैसे हमने बात करी पीरियड्स की, वैसे ही आपकी प्रेगनेंसी आती है, वैसे ही आपकी उसके बाद लैक्टेशन आता है या फिर मीनोपॉज आता है। तो ये सारे फीमेल हेल्थ के फैक्टर्स ही हैं, मतलब फेजेस हैं उसकी लाइफ के। तो इन सब में आयुर्वेद जो कहता है वो ये कहता है कि आपकी फिजिकल हेल्थ अच्छी होनी चाहिए, आपकी मेंटल हेल्थ अच्छी होनी चाहिए। तो वो ये कहता है कि आप अपनी डाइट अच्छी रखो, आप योग करो, और डेली रूटीन में अपनी जो चीज़ें हैं, जैसे मैंने कहा डाइट अच्छी रखनी है, योग अच्छा रखना है, आपको स्ट्रेस कम लेना है। क्योंकि जो फीमेल है ना वो एक तरीके से सेंटर है ना, इस जी। पूरे हाँ। ब्रह्मांड का सेंटर है। तो अपनी हेल्थ का ध्यान रखना फीमेल को बहुत ज़रूरी है, और आयुर्वेद इस चीज़ में आपका हेल्प करता है। आपको आयुर्वेद का जो मेन उद्देश्य है ना वो जी। यही है कि आपके शारीरिक, मानसिक और आत्मिक, इन तीनों को कैसे बैलेंस में रखना है, तो ये आपका फीमेल में ऐसे हेल्प करता है। अच्छा, तो मैम एक और क्वेश्चन इससे जुड़ा हुआ होगा बिल्कुल बिल्कुल। कि आयुर्वेद और आधुनिक चिकित्सा जो है, उन दोनों का दृष्टिकोण महिला के स्वास्थ्य को किस तरीके से देखता है, मतलब अलग कैसे है अलग दोनों? कैसे हैं? हाँ जी। देखिए, मैं ये नहीं बोलूँगी कि दोनों अलग हैं। दोनों का देखो, अगर हम उद्देश्य बताएं कि क्या एम है, तो अगर हम मॉडर्न मेडिकल साइंस की बात करें या आयुर्वेद की बात करें, तो दोनों का एम क्या है कि हम जो फीमेल हेल्थ है उसको कैसे इम्प्रूव करें। लेकिन आप जैसे दृष्टिकोण की बात कर रहे हो, तो
अगर आपको पीसीओडी की प्रॉब्लम है, जनरली जो आजकल गर्ल्स को भी हो गई है ना, तो अगर ये प्रॉब्लम हो गई है तो इसके लिए आप मॉडर्न मेडिकल साइंस में जाते हो तो आपको हार्मोनल मेडिसिन दी जाती हैं जो कि आपके हार्मोन्स पे वर्क करती हैं। इससे तो आप जब तक मेडिसिन लेते हो तो आपकी जो साइकिल्स हैं वो रेगुलर रहेंगी। फिर कई बार ऐसा भी होता है कि आप मेडिसिन वो जो पिल्स हैं आप स्टॉप कर देते हो, तो फिर वो जो प्रॉब्लम है वो दोबारा से मतलब रीअकर हो जाता है, Yes, है ना। तो और इसके अलावा अगर बात करूँ, जैसे मान लो फिब्रॉइड है, सिस्ट है, तो इसके लिए सर्जरी एक ऑप्शन देता है मॉडर्न मेडिकल साइंस। लेकिन सर्जरी के भी कहीं ना कहीं बॉडी में तो साइड इफ़ेक्ट्स आते ही हैं। तो आयुर्वेद इसको कैसे हेल्प करता है, अगर आपकी प्रॉब्लम अभी शुरू हुई है ना, फॉर एग्जांपल आपको ये पता चला है कि मुझे अभी पीसीओडी डायग्नोज हुआ है, तो अब मैं क्या करूं, तो आपको अभी पता चला है, तो अगर आप अभी से आयुर्वेद को से ट्रीटमेंट लेते हो तो फिर जो प्रॉब्लम है वो आपकी 3 to 6 मंथ्स में पूरी ठीक हो जाती है। क्योंकि ये ना कोई बीमारी नहीं है, पीसीओडी, पीसीओएस या फिर ये कोई मतलब हार्मोनल इम्बैलेंसेस, ये कोई बीमारी नहीं है। ये जस्ट आपकी जो मतलब लाइफस्टाइल है उसमें कहीं चेंजेस आए हैं, आपकी डाइट में कुछ चेंजेस आए हैं, इसकी वजह से ये प्रॉब्लम मतलब आई है आपकी बॉडी में। तो अगर आप अपनी, जैसे आयुर्वेद ना हॉलिस्टिक केयर में मतलब बिलीव करता है कि आपके सिर्फ सिम्टम्स नहीं, वो आपको वो जो प्रॉब्लम आई है वो कहाँ से आई है वो उस पर हेल्प करता है। तो इसीलिए अगर आप आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट स्टार्ट करते हो तो जो प्रॉब्लम है वो रूट से ठीक हो जाती है और उसके बार बार जो होने के चांसेस होते हैं वो कम हो जाते हैं। बट आई विल से कि देखो, अगर कोई ऐसी चीज़ है जो बिल्कुल हमें इंस्टेंट हटानी है बॉडी से, जैसे कि कोई ऐसी चीज़, गांठ हो गई है बॉडी में, सिस्ट हो गई है, फिब्रॉइड हो गई है, जो कि हमें पहले नहीं पता था, अब पता चला है, और वो ग्रोथ इतनी ज़्यादा हो गई है कि वो हमारे लिए लाइफ थ्रेटनिंग की कंडीशन आ गई है, तो फिर आप सर्जरी से आप उसको रिमूव कर सकते हो। लेकिन अगर ऐसा है कि आपको अभी पता चला है और वो अभी मतलब स्टार्टिंग फेज में है, तो आप फॉर श्योर आयुर्वेद को अपनाइए, क्योंकि वो रूट कॉज से वो जो प्रॉब्लम है वो ठीक हो जाती है आपकी। एंड अगर दोनों पैथी मिलके काम करती हैं तो ये फीमेल हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छा इफेक्टिव मतलब एक तरीके से होगा, वो उसको और ज़्यादा बेनिफिट देगा फीमेल हेल्थ को। मैम एक और क्वेश्चन इससे जुड़ा हुआ कि मासिक धर्म जो है वो आयुर्वेदिक के साथ मिलकर मतलब किस तरीके से कंट्रोल कर सकता है? जैसे ना डिस्मनोरिया एक वर्ड है, जैसे पीरियड पेन, हाँ जी, इससे जो जैसे बच्चियां हैं, जो छोटी लड़कियां हैं जो स्कूल में मतलब जाती हैं, तो कई बार उनको बहुत ज़्यादा पेन होता है, और वो और आज के टाइम में भी ना घरों में पीरियड्स के बारे में बात करने में हिचक है। अभी भी लोग ना मतलब जो लड़कियां हैं वो अपनी मदर से या किसी से बात करने में थोड़ी मतलब हेजिटेट होती हैं कि हम कैसे बताएं या फिर किससे बात करें। तो एक तो आज के टाइम में फिर भी अब ओपन होने लग गए हैं, हम बात करने लगे हैं। तो अगर आयुर्वेद की बात करें कि आयुर्वेद हेल्प कैसे करता है, तो आयुर्वेद देखो, जैसे मैंने कहा कि ये हॉलिस्टिक केयर पे काम करता है, यानी आपकी फिजिकल हेल्थ कैसी है, आपकी मेंटल हेल्थ कैसी है, और आपकी जो एक तरीके से स्पिरिचुअल हेल्थ है उस पर भी काम करता है। तो अगर हम बात करें पीरियड्स में कैसे हेल्प करता है, तो पीरियड्स में सबसे पहले जो प्रॉब्लम आती है वो क्रैम्पिंग की आती है, यानी पेन बहुत ज़्यादा हो रहा है, या फिर आपको इरेगुलर पीरियड्स हो रहे हैं, या फिर आपको जो पीरियड्स हो रहे हैं वो बहुत ज़्यादा हैवी ब्लीडिंग हो रही है। ये कुछ मतलब ऐसे चीज़ें होती हैं जो कि हम नॉर्मली हम अगर पीरियड से बात करें तो ये होते हैं कि हाँ हमें ये प्रॉब्लम हो रही है या फिर ऐसे। तो इसमें ना बहुत सारी हर्ब्स हैं या मेडिसिन हैं जिसमें आपको आयुर्वेद हेल्प करता है। जैसे जनरली सबसे पहले अगर बात करते हैं हम पीरियड्स की, तो उसमें अशोक का ध्यान आता है, अशोक की छाल की। तो अशोक का छाल या फिर अशोक का रिस्ट है, तो ये क्या करता है, आपकी जो यूट्रस है उसमें मतलब लाइनिंग अगर उसकी अच्छे से नहीं बन रही है, या फिर कहीं ना उसमें आपकी यूट्रस में कोई प्रॉब्लम आ रही है, गांठ बन गई है, या फिर ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा हो रही है या फिर नहीं हो रही है, तो इन सब में आपकी हेल्प करेगा। दूसरा शतावरी आपकी हार्मोनल बैलेंस में हेल्प करेगा, क्योंकि अगर आपकी हार्मोन इम्बैलेंस है ना तो भी आपके पीरियड्स पे इफेक्ट आएगा ही आएगा, 100% आएगा। इसके अलावा आपका त्रिफला ना लोग ये मानते हैं कि ये सिर्फ आपका डाइजेशन रिलेटेड प्रॉब्लम में ही हेल्प करता है, लेकिन अगर आपका जैसे त्रिदोष में इम्बैलेंस आ गया है, उसकी वजह से आपको हार्मोनल इम्बैलेंस हो रहा है, तो आप त्रिफला से डिटॉक्स करते हो ना, तो उससे बहुत ही जल्दी रिजल्ट्स आते हैं और आपके पीरियड्स जो प्रॉब्लम होती हैं वो ठीक हो जाता है। फॉर एग्जांपल आपको पीरियड्स आ नहीं रहे हैं या फिर आपको बहुत ज़्यादा हैवी ब्लीडिंग हो रही है, और पीरियड्स के टाइम में एक प्रॉब्लम होती है कि कई बार ना लड़कियों को बहुत ज़्यादा थकान भी होती है ना, तो इसमें आपको जैसे आप ये क्या कहते हैं अश्वगंधा भी ले सकते हो। और किसी किसी को एंजाइटी बहुत ज़्यादा होती है, नींद नहीं आती है, उसके लिए आप ब्राह्मी ले सकते हो। और इसके अलावा कुछ योग, आयुर्वेद योग पे भी फोकस करता है कि आप कुछ योग करो, इससे क्या होता है कि आपका जो मेंटल स्टेटस है ना वो एक तरीके से कंसंट्रेटेड रहता है और आप एक्टिव रहते हो, एंजाइटी नहीं होगी आपको।
तो आप इसमें जैसे शवासन है, आप ये कर सकते हो। उसके अलावा आप जैसे नॉर्मली अनुलोम विलोम कर सकते हो। तो ये चीज़ें हैं, ये आपकी हेल्प करता है आयुर्वेद इसमें। और एक ऐसी चीज़ है जो कि एक तरीके से मिथ है कि हम पीरियड्स के टाइम में मेडिसिन नहीं ले सकते हैं या फिर हम मसाज नहीं कर सकते बॉडी की, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर आप मतलब आयुर्वेदिक मेडिसिन ले रहे हो या फिर काढ़ा, नॉर्मली जैसे हम घरेलू नुस्खों की बात करते हैं तो उसमें अदरक या फिर मेथी ऐसी चीज़ें हमारे घर में दादी नानी बताते हैं। तो जैसे अदरक है, तो अदरक क्या करता है कि ये पेन रिलीव करने में हेल्प करता है। आप अगर उसका चाय बना के पी सकते हो या काढ़ा ले सकते हो थोड़ा थोड़ा। अच्छा, तो अगर किसी को दवाइयाँ नहीं या फिर आयुर्वेदिक जो लंबे नुस्खे होते हैं वो नहीं माने, तो घर के घरेलू नुस्खे भी देखो, हाँ, घर के जो घरेलू नुस्खे होते हैं ना, ये बहुत हेल्पफुल होते हैं। लेकिन अगर आपकी मतलब जो ये मान लो पीरियड्स के पेन है, अगर आपको लग रहा है कि ये बहुत ज़्यादा है, बर्दाश्त नहीं हो पा रहा, तो ये एक मेडिकल कंडीशन भी हो सकती है, एंडोमेट्रियोसिस की प्रॉब्लम हो सकती है। तो उसमें फिर हमें एक बार डॉक्टर है जो आपके गायनेक है, आप उनसे कंसल्ट करो। लेकिन अगर ऐसा पेन है जो आपको 1 डे 2 डे रह रहा है, लेकिन और आप ठीक है थोड़ा बर्दाश्त कर सकते हो, रुक रहा है, तो आप उसमें जनरली जैसे अदरक की चाय है, हल्दी है, आप इनका सेवन कर सकते हो। ये क्या, जैसे ये आपका जो अदरक है, ये क्या करता है, जो प्रोस्टाग्लैंडिन हार्मोन है, तो उसको मतलब एक तरीके से थोड़ा लो करता है। वो क्या, जैसे ये हार्मोन क्या करता है कि आपका पीरियड्स के टाइम में जो क्रैम्प्स होते हैं ना, उसको थोड़ा बढ़ाता है। मतलब यूट्रस कॉन्ट्रैक्शन, जो मसल्स होती हैं उसको कॉन्ट्रैक्ट करता है, इसकी वजह से पेन होता है। तो ये नॉर्मली कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसे आप फॉलो कर सकते हो। और आयुर्वेदिक जो मैंने कभी कुछ मेडिसिन बताई हैं, इसका सप्तसार क्वाथ एक टैबलेट आती है, उसके बाद मेंथोकोट टैबलेट्स आती हैं। कुछ ऐसी टैबलेट्स हैं जो कि एडिक्टिव नहीं है, हैबिचुअल नहीं है। ऐसा नहीं है कि आप एक बार लेना शुरू करोगे तो आपको लेना ही है, नहीं। ये आपकी जो पीरियड्स में पेन है या ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा कम हो रही है या फिर बहुत ज़्यादा हो रही है, उसमें हेल्प करती है आपकी। अच्छा, तो मैम अगर बात करें हम प्रजनन क्षमता की, जो महिलाओं की प्रजनन क्षमता होती है, तो आयुर्वेदिक उसको बढ़ाने में किस तरह मदद करता है? देखो, प्रजनन क्षमता इज लाइक फर्टिलिटी को कैसे बूस्ट करना है। तो फर्टिलिटी को हम कैसे बूस्ट कर सकते हैं, आयुर्वेद में जहाँ पे भी फर्टिलिटी की बात आती है ना, तो वहाँ पे 4 फैक्टर्स पे काम करता है आयुर्वेद। आपका ऋतु, क्षेत्र, अंबु और बीजम। ऋतु इज लाइक आपकी ऋतु काल, हम बोलेंगे आपकी मेंस्ट्रुअल साइकिल कैसी है ना। क्योंकि अगर कोई भी स्त्री अगर वो प्रेग्नेंट होने की मतलब सोच रही हैं, प्लान कर रही हैं, तो सबसे पहले हम उनसे यही पूछते हैं कि आपकी साइकिल कैसी चल रही है ना, वो रेगुलर है या नहीं है, आपको ब्लीडिंग कैसी हो रही है, फ्लो कैसा आ रहा है आपका, या फिर जो साइकिल है वो उसकी ड्यूरेशन कैसी है। क्योंकि जनरली आप किसी गाने के पास जाते हो तो वो ये पूछती है LMP बताओ अपना, लास्ट मेंस्ट्रुअल आपकी साइकिल कब आई है वो बताओ आप। एग्जैक्टली, तो वो उसी पे डिसाइड करते हैं कि आपकी जो साइकिल है वो कैसी है, ड्यूरेशन कैसा है उसका। उसके अलावा आपका ऋतु की बात हो गई कि आपकी मेंस्ट्रुअल साइकिल कैसी है। क्षेत्र में आपका रिप्रोडक्टिव पार्ट्स आ जाते हैं। क्षेत्र यानी आपके जो यूट्रस है, क्योंकि जो बेबी आएगा वो आपका गर्भाशय में ही रहेगा ना, उसकी कैपेसिटी कैसी है, वहाँ पे कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है। एंड द नेक्स्ट आपका जैसे ट्यूबल, जो आपकी ट्यूब्स हैं, फेलोपियन ट्यूब्स हैं, वो कैसी हैं, वो वर्किंग है या नहीं है, वो ब्लॉक तो नहीं है। इसके अलावा आपका सर्विक्स कैसा है, ओवरीज कैसी हैं, तो ये आपका क्षेत्र में आ जाता है कि ये चीज़ें कैसी हैं, आपकी अच्छे से काम कर रही हैं कि नहीं कर रही हैं। उसके अलावा अंबु इज़ लाइक न्यूट्रिशन। आपकी बॉडी में जैसे फीमेल में मतलब हम ये बोलेंगे कि फीमेल का न्यूट्रिशनल स्टेटस कैसा है। अगर बहुत ही पतली या वीक माल नरिश्ड अगर कोई लेडी होगी, अगर वो कंसीव करेगी तो एग्जैक्टली तो बेबी की ग्रोथ अच्छे से नहीं होगी, बेबी को कहीं ना कहीं कोई डिफॉर्मिटी आएगी ही आएगी। उसके अलावा और उसके हार्मोन्स कैसे काम कर रहे हैं, एंडोक्राइन जो ग्लैंड है वो कैसा काम कर रहा है उसका। एंड द लास्ट वन इज बीजम, यानी बीज यानी मेल का स्पर्म कैसा है, यानी मेल की जो बॉडी से मतलब हमें जो चीज़ चाहिए, स्पर्म चाहिए, वो कैसा है उसकी क्वालिटी। एंड फीमेल की बॉडी से जो एग जो मतलब रिलीज हो रहा है वो उसकी क्वालिटी कैसी है ना। तो क्योंकि अगर एग की क्वालिटी अच्छी होगी और स्पर्म की नहीं होगी तब भी कंसीव करने में प्रॉब्लम आएगी। एंड अगर मेल स्पर्म अच्छा है, उसकी क्वालिटी अच्छी है, लेकिन अगर फीमेल एग की क्वालिटी अच्छी नहीं है तो भी प्रॉब्लम आएगी ही आएगी कंसीव करने में। तो जो आयुर्वेद है वो इन 4 फैक्टर्स की, जहाँ भी फर्टिलिटी की बात आती है तो इन 4 चीज़ों पे काम करता है। मतलब ये सबसे पहले ये फैक्टर्स देखता है, ऋतु, क्षेत्र, अंबु, बीजम। इसका एक बहुत ही प्यारा सा एग्जाम्पल भी है कि अगर हम जनरली हम अपने घर में ही अगर कोई प्लांट लगाते हैं
तो बीज अगर अच्छा होगा और सनलाइट भी मिल रही है यानी पोषण भी मिल रहा है, बीज भी अच्छा है, और जो मतलब सनलाइट क्या कर रहा है, न्यूट्रिशन दे रहा है, और बीज हम बीजम की बात कर रहे हैं, और क्षेत्र यानी जो मिट्टी है वो भी अच्छी है। हाँ जी। लेकिन अगर हम उसको वाटर नहीं दे रहे हैं, है ना, और मतलब एक काल, अगर हम जैसे ऋतु, मतलब ऋतु कैसी है ना, हाँ जी, अगर हाँ हम ठंड में गर्मी के पौधे लगाएंगे तो भी वो नहीं पौधा अच्छे से खिलेगा। तो वैसे ही अगर चारों फैक्टर्स में से कोई भी एक फैक्टर फुलफिल नहीं होता है जी। तो फिर ना तो अच्छा पौधा आएगा, और हम अपनी ह्यूमन बॉडी की बात कर रहे हैं तो बेबी में भी कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आ सकती है, या फिर आप कंसीव नहीं करोगे। अब हम बात करते हैं कि इसको बूस्ट कैसे कर सकते हैं, है ना। तो इसको बूस्ट करने में ये है कि आपको सबसे पहले अपनी लाइफस्टाइल पे ध्यान देना है। जी। कोई भी कपल, अगर आप फर्टिलिटी की बात कर रहे हो तो सिर्फ फीमेल हेल्थ की बात नहीं होती है, मेल हेल्थ की भी बात होती है, क्योंकि दोनों से मिलकर ही प्रोसेस आगे बिल्कुल होगा। दोनों का मिलना जरूरी है। एंड सबसे पहले जो अगर हम बात करें तो डिटॉक्स प्रोसेस आता है एक ना, आयुर्वेद में एक चीज़ है गर्भ संस्कार, यानी जैसे हम हमारे संस्कृति में 16 तरह के संस्कार होते हैं जिसमें एक गर्भ संस्कार आता है। तो ये जैसे कुछ लोगों को लगता है कि ये सिर्फ ना प्रेगनेंसी के टाइम ही किया जाता है क्योंकि इसका नाम है गर्भ संस्कार, कि सिर्फ प्रेगनेंसी में, लेकिन ऐसा नहीं है। कि आप गर्भ संस्कार एक पूर्व कर्म है जो कि प्रेगनेंसी हम जब से प्लान कर रहे हैं तब से ही ये शुरू हो जाता है। तो इसमें आयुर्वेद कैसे हेल्प करेगा, डिटॉक्स प्रोसेस में। आयुर्वेद में एक वर्ड होता है पंचकर्म, जिसका मतलब है कि आपकी बॉडी को डिटॉक्स करना, बीमार मतलब बिना ऑपरेशन के आपके शरीर को ठीक करना। ये मतलब जो छोटी मोटी चीजें होंगी उनको डिस्ट्रॉय कर देगा। छोटी नहीं, ये बड़ी सी चीजों को भी करता है। मतलब हाँ, जैसे फॉर एग्जांपल आपकी कितनी भी क्रॉनिक कंडीशन है ना, तो पंचकर्म एक ऐसी चीज है जो कि आपको एक तरीके से बिना सर्जरी के आपकी बॉडी को डिटॉक्स करता है, आपकी बॉडी से मतलब चीज को बाहर निकालता है, मतलब टॉक्सिन्स को बाहर निकालता है। तो इसमें सबसे पहले विरेचन होता है। विरेचन एक तरीके से डिटॉक्स प्रोसेस है जो कि मेल एंड फीमेल दोनों को करवाना चाहिए। उसके अलावा शिरोधारा एक प्रोसेस है। शिरोधारा क्योंकि देखो, अगर आपकी फिजिकल हेल्थ ठीक है, आप मेंटली बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड हो या फिर एंजाइटी हो रही है तो भी आपको कंसीव करने में प्रॉब्लम आएगी ही आएगी। हमारे आचार्यों ने कहा है कि अगर कोई स्त्री मतलब कंसीव करना चाहती है तो उसका मेंटल स्टेटस बहुत अच्छा होना चाहिए। हाँ, तभी वो कंसीव कर होता है। पाएगी। मैं जानना चाहूंगी कि ऐसा क्यों होता है? देखो, स्ट्रेस है तो कंसीव नहीं होगा। देखो क्या है ना कि हमारी जो बॉडी है वो हार्मोन्स पे काम करती है। अगर हम स्ट्रेस बहुत ज़्यादा लेते हैं तो कहीं ना कहीं हमारे हार्मोन्स इम्बैलेंस हो रहे हैं ना, तो उसका देखो, अगर आप कंसीव कर भी जाओगे ना, जैसे हम आयुर्वेद में बात करते हैं, प्रकृति की बात होती है एक। तो प्रकृति क्या होती है कि आपके घर में 4 भाई बहन है फॉर एग्जाम्पल, तो सबका नेचर आपने देखा होगा कहीं ना कहीं चेंज होगा ही होगा, है ना। तो उसका कारण यही है कि जब कंसीव करने के समय मेल एंड फीमेल दोनों की मानसिक स्थिति कैसी है। कुछ बच्चे घर में बहुत ज़्यादा एग्रेसिव होते हैं, वो इसलिए होते हैं क्योंकि या तो उस टाइम मदर या फादर किसी एक का जो मेंटल स्टेट है ना वो अच्छा नहीं है। वो कहीं ना कहीं मतलब बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में है, या फिर बहुत ज़्यादा मतलब कुछ ऐसी चीज़ें उनके माइंड में चल रही हैं जो उनको एग्रीवेट कर रही हैं, मतलब एग्रेशन क्रिएट कर रही हैं। तो इसी वजह से जो बच्चे की मेंटल हेल्थ होती है, मतलब मेंटल स्टेटस होता है, वो ऐसा हो जाता है कि वो भी एग्रेसिव हो जाता है। तो इसीलिए स्पेशली मदर्स को कहा जाता है कि जब वो कंसीव कर लेती हैं या फिर वो सोच रही होती हैं तो उनको स्ट्रेस नहीं लेना है। उनको जितना हो सके, वो जिस भी धर्म की हैं तो उनको उसके अकॉर्डिंग अपने मंत्रोच्चारण करने हैं, या फिर जो उनके जिसमें भी उनका बिलीफ है वो उनकी तरफ उनको अपना ध्यान रखना है, और उनके आसपास का जो एनवायरनमेंट है वो अच्छा होना चाहिए। तो आयुर्वेद इस चीज़ में हेल्प करता है आपकी बूस्ट करने में कि आपको गर्भ संस्कार करवाना है। सबसे पहले तो आपकी बॉडी को डिटॉक्स करना है। शिरोधारा मैंने इसलिए कहा कि मेंटल मतलब इसमें हेल्प करेगा। दूसरा उत्तर बस्ती होती है, यानी बस्ती इज लाइक, ये रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को बूस्ट करती है, एक तरीके से हेल्प करती है। अब जैसे हम घर की सफाई करते हैं ना, दिवाली में करते हैं, तो पूरे घर की सफाई करते हैं, जितनी एक्स्ट्रा चीज़ें होती हैं मतलब एक तरीके से वेस्ट होता है उसको बाहर निकाल देते हैं। तो ये जो मतलब थेरेपीज मैं बता रही हूँ ये भी यही करता है, आपकी बॉडी में जितनी टॉक्सिन्स है ना उसको बाहर निकाल देता है, आपकी बॉडी को एक सुंदर सा एक मतलब फ्रेश मतलब होम बनाता है वो, जहाँ पे आप कोई भी चीज़ डालोगे ना तो वो एक अच्छा सा मतलब निखर के आएगा, वो चीज़ न्यू सब कुछ होगा। एग्जैक्टली। इसका एक सबसे अच्छा एग्जाम्पल ना महाभारत में
जब चक्रव्यूह की बात आती है तो वहाँ पे अर्जुन की बात जरूर आती है कि जब अर्जुन जी की वाइफ प्रेग्नेंट थी सुभद्रा जी, तो उन्होंने चक्रव्यूह के बारे में बताया था उनको। तो उन्होंने जब वो सुभद्रा जी प्रेग्नेंट थी तब बताया था अर्जुन जी ने, और जब उनके पुत्र जब हुए अभिमन्यु, तो उनको चक्रव्यूह के बारे में चीजें ज्ञात थी, मतलब उनको पता था। तो ये सबसे अच्छा एग्जाम्पल है कि बच्चा गर्भ में सुनता है, वो समझता है चीजें, अनुभव करता है। तो इसीलिए आयुर्वेद गर्भ संस्कार पे फोकस करता है कि अगर आप प्रेग्नेंट होना चाहते हो, आप कंसीव करना चाहते हो, आप एक ऐसा बेबी चाहते हो जो कि मेंटली, फिजिकली, सोशली हर तरीके से मतलब अच्छा हो, तो फिर आप गर्भ संस्कार कीजिए, डिटॉक्स कीजिए। इसके साथ कुछ ऐसी मेडिसिन्स हैं, हर्ब्स हैं जो कि आपकी बूस्ट में भी हेल्प करती हैं, जैसे कि आप इसमें अश्वगंधा, शतावरी, उसके अलावा आप फलघृत आता है एक, ये बहुत अच्छा है, मतलब ये फर्टिलिटी बूस्ट करने में बहुत अच्छी मेडिसिन है। ये सारी हर्ब्स हैं। पंचवल्कल क्वाथ है जो कि डिटॉक्स में भी हेल्प करती है, अगर आपको कोई प्रॉब्लम है उसमें भी हेल्प करती है। तो ये कुछ ऐसी हर्ब्स हैं। उसके अलावा आप योग कर सकते हो, जैसे शवासन है, बलासन है, भद्रासन है, ये कुछ ऐसी चीज़ें, विपरीत करनी है, कपालभाति है, ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसको आप करोगे ना तो आप ऑटोमेटिकली बॉडी आपकी मतलब डिटॉक्स होती रहेगी और आपकी जो बॉडी के चैनल्स हैं वो प्रॉपर काम करेंगे। अच्छा, तो मैम अब जब प्रेगनेंसी की बात मतलब हो जाते हैं, कंसीव हो जाता है, उसके बाद जो है कंडीशन बहुत क्रिटिकल देखी जाती है कि 2-3 मंथ्स तक बहुत क्रिटिकल कंडीशन होती है। तो उस दौर में किस तरीके से महिला का ध्यान रखना चाहिए आयुर्वेदिक तरीके से? देखिए, जैसे हम जैसे अगर बात करें कि हाँ, जब महिला प्रेग्नेंट होती है ना तो उसकी बॉडी में बहुत सारे चेंजेस होते हैं, लाइक फिजिकल चेंजेस भी होते हैं, इमोशनली भी वो कहीं ना कहीं अप्स एंड डाउन्स होते हैं, है ना। पोस्टपार्टम डिप्रेशन कह सकते हैं हम, कई बार कि फीमेल्स में पोस्टपार्टम डिप्रेशन के केसेस बहुत आने लग गए हैं। एंड आई एम ग्लैड कि अब इसके बारे में लोग बात करने लगे हैं खुल के। अभी ये रुबीना करके कोई एक्ट्रेस है, टीवी एक्ट्रेस है, वो भी इसके बारे में बात कर रही हैं, वो अपने शो में बात करती हैं इसके बारे में। तो ये बहुत अच्छा लगा मुझे अब देख के कि अब लोग ना इसके बारे में अवेयर भी होने लग गए हैं। नहीं तो पहले अगर किसी महिला की डिलीवरी होती थी और अगर वो बहुत अच्छा फील नहीं कर रही है, वो अपने बेबी को फीड नहीं कराना चाह रही है, तो वो जनरली इसको ऐसे देखते थे कि कोई बात नहीं, थकान होगी, वो थोड़े दिन में ऑटोमेटिकली ठीक हो जाएगा। लेकिन ये क्या है ना कि आयुर्वेद जैसा आपको हेल्प करता है आपकी बॉडी, यानी फिजिकल हेल्थ, आपकी मेंटल हेल्थ, इन सब पे काम करता है। तो मतलब डिलीवरी के बाद आयुर्वेद ये कहता है कि आपकी बॉडी की रेगुलर मसाज होनी चाहिए। कुछ ऐसी मेडिसिन्स हैं जो कि आपको लेनी चाहिए, जो कि क्योंकि उसके बाद आपकी मतलब पीरियड्स जो साइकिल आती है वो भी कई बार रेगुलर आती है, हाँ जी, पेनफुल भी होती है, और महिला कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा थकान भी महसूस होती है क्योंकि उसको ब्रेस्ट फीडिंग भी कराना है, और अगर सिजेरियन है तो उसको अपनी बॉडी का भी ध्यान रखना है, या नॉर्मल डिलीवरी भी है तभी उसको अपनी बॉडी में मतलब कहीं ना कहीं पेन रहता ही आई थिंक नॉर्मल में भी स्टिचेस लगते हैं ना, लगते हैं, स्टिचेस लगते हैं। और सबसे वो है ना कि जो रूटीन है वो एक सेट नहीं होता है। बेबी अगर उठा है तो हमें भी उठना है, ब्रेस्ट फीडिंग करानी है, बहुत सारी चीज़ें आती हैं। तो मदर कई बार ना मतलब ऐसा लगता है, और जो स्पेशली फीमेल्स ना अपनी फिजिकल बॉडी को देख के ज़्यादा स्ट्रेस हो जाती है कि हम अब कैसे करेंगे, सारी चीज़ें मैनेज कैसे होगी, हमारी नींद पूरी नहीं हो रही। तो इसमें मैं घर वालों को भी बोलूँगी, फैमिली मेम्बर्स को भी बोलूँगी कि अगर आपके घर में कोई महिला जिसकी अभी डिलीवरी हुई है तो आप उसका खास ध्यान रखिए। क्योंकि देखिए जो महिला है ना वो मतलब प्रकृति का साक्षात रूप है ना। क्योंकि जैसे प्रकृति जन्म देती है, हमारे आसपास जितनी चीजें हैं वो प्रकृति देती है हमें, तो उसी प्रकार महिला में भी एक स्त्री में जन्म देने की क्षमता है। तो इसीलिए स्त्री का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है, महिला का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले अगर कोई महिला जो कि मतलब पोस्ट डिलीवरी आपके घर में कोई आई है, तो शिशु का तो ध्यान सब रख लेते हैं, लेकिन महिला का ध्यान ना नहीं रख पाते हर कोई, या फिर वो सोचते हैं अच्छा वो तो कर लेंगी, वो तो समझदार हैं, लेकिन उस टाइम उनको इमोशनल सपोर्ट और की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो उसमें आपको मसाज, उनकी फुल बॉडी मसाज होनी चाहिए, हल्के हाथों से। मैं ये नहीं कह रही कि बहुत मतलब आप हैवी मसाज करो, उनकी एक हल्के हाथों से मसाज कीजिए, पाद अभ्यंगम कीजिए, यानी पैरों के तलवे की मसाज कीजिए, ताकि उनको नींद अच्छी आए, उनकी बॉडी में जो पेन है वो कम हो जाए, तो जिससे वो रिलैक्स्ड रहे, है ना, ताकि वो बेबी के साथ वो भी थोड़ा बॉन्ड क्रिएट कर सकें, अच्छे से इंजॉय कर सकें। ब्रेस्ट फीडिंग, अगर जैसे ब्रेस्ट फीडिंग करवा रही हैं तो उसमें शतावरी है, मुलेठी है, ये बहुत हेल्प करती हैं। तो आप ये उनको दूध में मिक्स करके दे सकते हैं। इससे ना उनकी जो मिल्क
मतलब है वो बढ़ेगी, लैक्टेशन में उनकी हेल्प आएगी। उसके अलावा कुछ ऐसी मेडिसिन है, दशमूला रिस्ट है, उसके बाद अश्वगंधा है, ब्राह्मी है, ये वो ले सकती हैं। इससे क्या होता है कि जो उनकी मेंटल हेल्थ है ना वो भी अच्छे से रहेंगी। और ये मैं स्पेशली फीमेल से भी बोलूँगी कि आपको अगर 5 मिनट्स भी टाइम मिलता है ना तो आप कोशिश करो कि आप एटलीस्ट ब्रीदिंग एक्टिविटी करो, नॉट कपालभाति, आप प्राणायाम करो, है ना, इट्स नॉर्मल ब्रीदिंग एक्टिविटी, आप इसको करो। तो इससे क्या होगा कि आपकी बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होगा, ऑक्सीजन की सप्लाई प्रॉपर होगी, तो आपको ऑटोमेटिकली एक बॉडी से ना ऐसा लगेगा कि बॉडी लाइट हो रही है और आप रिलैक्स फील करोगे। और एंजाइटी अगर हो रही है तो आप घर वालों से बात करो, थोड़ा हेड मसाज कराओ। तो इन चीज़ों में आप अगर रहोगे इन्वॉल्व तो आपको मतलब आफ्टर डिलीवरी भी अच्छे से बॉडी रिकवर होगी। आप घी खाओ, ऐसी चीज़ें खाओ जो बॉडी में न्यूट्रिशन देती है। अगर आपको क्रेविंग हो रही है कुछ ऐसा खाने का तो एटलीस्ट तब तक मत खाओ जब तक आप ब्रेस्ट फीडिंग करा रहे हो, क्योंकि उससे क्या होता है कि आपकी बॉडी में ना वो नेगेटिव इम्पैक्ट डालेगा और बेबी तक भी वो चीज़ जाती है। तो आप ऐसी चीज़ें खाओ जो आपको न्यूट्रिशन दे रही है, और साथ के साथ कुछ ऐसी हर्ब्स जो मैंने बताई हैं जैसे अश्वगंधा है, शतावरी है, मुलेठी है, दशमूला रिस्ट है, ये आप लोगे ना तो इससे बॉडी रिकवर भी अच्छे से हो जाएगी। और आपकी जो मेंटल अगर फटीग है, फिजिकल फटीग है, उसमें भी आपको बहुत रिलीफ मिलेगा। और ब्रीदिंग एक्टिविटी वो आप करोगे तो इसमें ये तो 100% इट विल हेल्प। अच्छा, तो ये हर कोई ले सकता है या फिर? बिल्कुल बिल्कुल, मतलब देखो आप जैसे अगर हम बात करें कि दशमूला रिस्ट है, ये आप ले सकते हो, ये आपकी जो उसके बाद जो साइकिल आती है उसमें हेल्प करती है, पेन अगर हो रहा है उसमें हेल्प करती है। मुलेठी है तो मुलेठी भी आप ले सकते हो, दूध में मिक्स करके आप ले सकते हो। शतावरी है, दूध में मिक्स करके ले सकते हो। इससे ना आपकी जो मतलब ब्रेस्ट फीडिंग मदर होती है तो लैक्टेशन में हेल्प होती है, दूध की जो प्रोडक्शन होती है, मिल्क की प्रोडक्शन वो अच्छी हो जाती है। तो ये कोई भी ले सकता है। ब्राह्मी है तो इससे उसको नींद अच्छी आएगी। तुलसी की चाय पी सकती है ना, इससे स्ट्रेस हार्मोन है वो उसके कम होते हैं। तो ये चीज़ें ले सकती हैं कोई भी फीमेल। तो मैम जैसे कि ना कई महिलाओं में देखा जाता है हार्मोनल असंतुलन, तो आयुर्वेदिक उसको किस तरीके से दिखाएगा और क्या मुख्य कारण हो सकते हैं उसके? देखिए हार्मोन इम्बैलेंस सबसे पहले तो मैं बोलूँगी कि ये कोई बीमारी नहीं है। आजकल ना लोगों को ये ऐसा मतलब छोटी छोटी, मुझे ऐसा लगता है कि छोटी छोटी बच्चियाँ होती हैं ना स्कूल में, उनको भी कहीं से भी अनवांटेड हेयर आते हैं, या फिर उनके पीरियड्स डिले हो रहे हैं, और आफ्टर मैरिज तो ये चीज़ें बहुत देखने में आती ही हैं। लेकिन इसका जो अगर हम कारणों की बात करें ना, सबसे पहले जो 4 फैक्टर्स अगर या 5 फैक्टर्स की बात करें तो सबसे पहले हमारा रूटीन चेंज हो गया है। हम रात को उठते हैं, दिन में सोते हैं, या फिर आफ्टर कोविड हमारा जो लाइफस्टाइल है वो प्रॉपर हमारा मतलब डिजिटली सब कुछ हो गया। हम फ़ोन पे ही काम करते हैं, लैपटॉप पे काम करते हैं, या फिर हमारे सिटिंग आवर्स बढ़ गए हैं। खाना पीना भी हो सकता है। खाना पीना भी उसी वजह से मतलब चेंज हो गया उसके अकॉर्डिंग। और अब हम मतलब फ्रोज़न फूड्स ज़्यादा लेने लग गए हैं, उसकी वजह से बॉडी में चेंजेस आते हैं। उसके अलावा आजकल जंक फूड का बहुत ज़्यादा चलन हो गया है कि हमें भूख लगी है, बाहर से थोड़ा जंक फूड खा लिया हमने। आई विल नॉट से कि आप मत खाओ, लेकिन एटलीस्ट 7 डेज में से 5 डेज आप घर का खाना खाओ। इससे क्या रहेगा ना कि आपकी बॉडी मतलब ठीक रहेगी, बैलेंस रहेगी, अंदर से भी उसको ये नहीं लगे, क्योंकि आपकी गट हेल्थ अगर अच्छी नहीं है ना तो आपको प्रॉब्लम्स होगी ही होगी। तो आपको अपनी बॉडी का ध्यान रखना ज़रूरी है। और हार्मोनल इम्बैलेंस के जो कारण है वो ये है कि आपकी डाइट अच्छी नहीं है, आपकी लाइफस्टाइल अच्छी नहीं जा रही है, आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले रहे हो, आप कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं कर रहे हो, आप योग प्राणायाम कुछ नहीं कर रहे हो। तो ये चीज़ें ऐसी हैं जो कि आपको हार्मोनल इम्बैलेंस करती हैं। किसी को भी हार्मोनल इम्बैलेंस है ना, आप उनसे पूछना जो मैंने ये चीज़ें करी है ना, उन पे से मतलब 100% आपको 4 या 5 जो पॉइंट्स है ना वो आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। कि वो अच्छे से खाना नहीं खाते, या उनको भूख लगती है तो वो बाहर का कुछ खा लेते हैं, या फिर अगर उनको जब टाइम मिला है तो वो उस टाइम फ़ोन स्क्रॉल कर रहे हैं, रील्स देख रहे हैं, या कुछ ऐसा कर रहे हैं। तो इसकी वजह से, और नींद पूरी नहीं हो रही है, तो ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं आपकी बॉडी में हार्मोन इम्बैलेंस का ही कारण बन रही हैं। और हमें शुरू में नहीं पता चलता है, जैसे जैसे टाइम बीत जाता है हमें तब पता चलता है कि अच्छा हमारी बॉडी में तो ये चेंजेस आ रहे हैं। तो इसके में तो ये फैक्टर्स हैं। अब हम इन फैक्टर्स को कम कैसे करें? तो आयुर्वेद इसमें ये कहता है कि आप सबसे पहले तो अपना डाइट चेंज करो, है ना। डाइट चेंज करने का मतलब है कि आप ऐसी चीज़ें लो जो आपकी बॉडी को मतलब बॉडी में अंदर जाए तो सुपाच्य हो, इजीली डाइजेस्टेबल हो, आपको ऐसी चीज़ें लेनी है। आप आजकल तो इतनी अच्छी अच्छी आपके पास चीज़ें आ गई हैं, यूट्यूब पे इतनी अच्छी मतलब ये चीज़ें बनाने की भी टेक्निक्स बताई जाती हैं कि आप घर में भी इजीली सारी चीज़ें प्रिपेयर कर सकते हो, कोई भी रेसिपी फट से मिल जाती है। एग्जैक्टली मिल जाती है। आप अगर वर्किंग हो, ज़्यादा टाइम नहीं है आपके पास,
तो भी आपके पास बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आप घर पे बना सकते हो और आप इजीली उसको मतलब ले सकते हो और वो आपको बॉडी में अच्छा ही न्यूट्रिशन देती हैं, कोई साइड इफेक्ट नहीं देती हैं। अब बात रही कि हम बाहर की चीज़ें कैसे छोड़ें, तो देखो छोड़ना नहीं है, आप वीक में 1 दिन खा लो, 2 दिन खा लो, वो काफ़ी रहेगा। और दूसरा उपवास, अगर आप 15 दिन में 1 या 2 बार अगर आप फास्टिंग भी रख सकते हो तो वो आप करो। फास्टिंग में आप फ्रूट्स खाओ, जूस पियो, जो भी आपके सीजनल वेजिटेबल्स हैं आप वो लो। मतलब अनाज से थोड़ा सा 1 दिन के लिए खुद की बॉडी को मतलब रिलीव करो कि वो 1 दिन रेस्ट ले। इससे क्या होगा ना, आपकी बॉडी डिटॉक्स होगी। ये एक मतलब नेचुरल डिटॉक्स का तरीका है कि इससे आपकी बॉडी डिटॉक्स होगी, इससे भी आपकी हार्मोनल जो इम्बैलेंस की प्रॉब्लम है ना वो ठीक होगी। दूसरा, आपको योग करना ही करना है, आपको ब्रीथिंग एक्टिविटी करनी ही करनी है। अगर आप बैठ के फ़ोन देख रहे हो ना, तो आप कोशिश करो कि जैसे ही आपने फ़ोन उठाया, आप लेट गए, तो आप उठ जाओ और आप वॉक करने लगो। आप चलते चलते फ़ोन देखो, अगर आपको फ़ोन ही देखना है तो एटलीस्ट आपकी वॉक तो हो रही है ना, डाइजेस्ट भी होगा साथ में। इसके अलावा आप 5 या 10 मिनट तो अपने लिए निकाल सकते हो सुबह, तो आप ब्रीदिंग एक्टिविटी करो, अनुलोम विलोम करो, प्राणायाम करो। इससे क्या है कि आपकी जो बॉडी है ना, लोगों को लगता है कि नहीं इससे क्या फ़र्क पड़ेगा, बहुत फ़र्क पड़ता है। मैं मतलब 21 डेज आप करके देखो, 1 मंथ करके देखो, आपकी बॉडी में आपको खुद ही मतलब पॉजिटिविटी फील होगी कि अच्छा इससे तो बहुत मतलब बेनिफिट हो रहा है। कपाल भाती एक ऐसी मतलब वो है जो आपकी हार्मोनल इम्बैलेंस में भी हेल्प करेगी, आपकी फर्टिलिटी को भी बूस्ट करती है। तो आप ये चीज़ें करो, नींद अच्छी लो। अब कुछ लोग कहते हैं कि हमारी नाइट ड्यूटी होती है तो हमारी नींद कैसे पूरी होगी। आप जब मॉर्निंग में घर आते हो तो आप मॉर्निंग में कोशिश करो कि मैं मतलब नींद जो वो प्रॉपर लूँ। लेकिन आप अगर नाइट ड्यूटी करके आ रहे हो, आप दिन में भी फ़ोन देख रहे हो या कहीं घूमने चले जा रहे हो, तो फिर बॉडी तो उसका ऑपोजिट ही मतलब रिएक्ट करेगी ना। तो इन चीज़ों का ध्यान रखना है। और दूसरा, हार्मोनल इम्बैलेंस में अगर आप पूछोगे कि कैसे आयुर्वेद इसमें हेल्प करेगा, तो एक तो पीसीओडी, पीसीओएस, थायराइड, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसमें मतलब ये आपके हार्मोनल इम्बैलेंस में काउंट होती हैं। तो विरेचन एक अच्छा डिटॉक्स है। आपके पास टाइम है तो आप विरेचन करवाइए। इट्स अ 10 डेज प्रोसेस जो कि आपकी बॉडी में इसको परमानेंटली ठीक करने का मतलब काम करती है, डिटॉक्स करती है बॉडी को। इसके साथ शिरोधारा है, ये आप करवाइए। ये कुछ बस्ती है। तो ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि थेरेपीज़ हैं जो कि आपकी ये जो हार्मोनल इम्बैलेंस की प्रॉब्लम है इसको परमानेंटली ठीक करती हैं। और इसके साथ जैसे कुछ ऐसी हर्ब्स जो होती हैं, आपकी पंचवल्कल क्वाथ है, अश्वगंधा है, शतावरी है, जो जनरली आपकी मतलब फीमेल हेल्थ के लिए दिया जाता है। आप इसको लोगे तो ये भी आपकी हेल्प करती हैं इस चीज़ में। अच्छा, तो मैम जैसे कि आयुर्वेदिक जो है वो बहुत ही लंबे समय से चलता हुआ आ रहा है, तो क्या इतना पुराना आयुर्वेद अभी की बीमारियों से, जैसे पीसीओएस होता है, थायराइड होता है, तो इन सब में का समाधान निकाल सकता है आयुर्वेद? बिल्कुल, मतलब इसके तो रिजल्ट्स भी हैं, रिसर्चेस भी हो रखे हैं। आप अगर सर्च भी करोगे कि मतलब पीसीओएस या उसमें क्या रिजल्ट्स हैं आयुर्वेद के या आयुर्वेदिक मेडिसिन के, तो 100% रिजल्ट हैं और बहुत ही कम ड्यूरेशन में। ऐसा भी नहीं है कि आपको 6 मंथ्स मेडिसिन लेनी है या फिर 1 ईयर लेनी है, नहीं। आप जनरली, मैंने बताया ना, विरेचन, अगर आपको हार्मोनल इम्बैलेंस है, पीसीओडी की प्रॉब्लम है, पीसीओएस की प्रॉब्लम है, थायराइड की प्रॉब्लम है, आप विरेचन कराओ और आपको विद इन 15 डेज 1 मंथ आपको रिजल्ट मिलेगा। आपकी जो इरेगुलर साइकिल है वो रेगुलर होगी, आपकी बॉडी का जो वेट एक्सेस बढ़ गया है वो कम होगा। तो ये चीज़ें क्या है कि ये कोई बीमारी नहीं है, जैसा मैंने शुरू में कहा नहीं, कोई बीमारी नहीं है, हार्मोनल इम्बैलेंस है। आपकी त्रिदोष यानी वात पित्त कफ बैलेंस है, तो ये चीज़ें ऑटोमेटिकली सबसाइड हो जाएंगी। हो सकता है कि बहुत सारे ऐसे केसेस हमारे पास आते हैं जो कि जिनको मेडिसिन लेने की भी नीड नहीं होती है, उन्होंने सिर्फ विरेचन कराया, बस्ती कराई, शिरोधारा कराया, उसके बाद जो उनकी प्रॉब्लम है वो खुद ही ठीक हो जाती हैं। अगली बार वो इन्वेस्टिगेट कराते हैं तो उनको लगता है कि नहीं, अच्छा ये प्रॉब्लम तो थी ही नहीं, हमारी बॉडी में है ही नहीं। तो आयुर्वेद इसमें 100% हेल्प करता है। ये होता क्यों है? क्योंकि आपकी बॉडी में इम्बैलेंस आ गया ना कहीं, आपकी जो त्रिदोष है, वात पित्त कफ, उसमें कहीं इम्बैलेंस आ गया है। अगर हम मॉडर्न मेडिकल साइंस की उससे बात करें एस्पेक्ट से, तो आपकी बॉडी में हार्मोनल इम्बैलेंस आ गया है ना, जो बॉडी हार्मोन्स जो है जिस पे हमारी बॉडी वर्क करती है उसमें इम्बैलेंस आ गया है, इसीलिए वो पिल्स देते हैं, हार्मोनल मेडिसिन देते हैं। तो आयुर्वेद वही काम करता है, वो त्रिदोष पे काम कर रहा है, आपकी डाइट को इम्प्रूव कर रहा है, आपकी मेंटल हेल्थ को अच्छा कर रहा है, आपको मतलब योग बता रहा है करने के लिए। आप ये चीज़ें करोगे तो आपकी ये चीज़ें ऑटोमेटिकली ठीक हो जाती हैं। अच्छा, वहीं मैम बात करें पौष्टिकता और आहार के लिए, तो आयुर्वेदिक पौष्टिकताएं महिलाओं के लिए कितनी महत्वपूर्ण होती है? देखिए, जैसा मैंने अभी कहा ना कि जो स्त्री है उसको अपने हेल्थ की ध्यान देने की बहुत ज़रूरी है, बहुत आवश्यकता है। फीमेल्स जो होती हैं आज के टाइम में भी घर में कई बार होता है जो वो
मतलब घर में जो बचा हुआ खाना है वो खा रही हैं, तो इससे क्या होगा कि जो कहीं ना कहीं न्यूट्रिशन की कमी तो उनकी बॉडी में रहती हाँ है। जी। फीमेल्स में जनरली बैक पेन, बॉडी पेन, जॉइंट्स पेन हाँ ज़्यादा देखने को मिलता है। वो हाँ क्यों मिलता है? क्योंकि वो अपने न्यूट्रिशन पे ध्यान नहीं देती हैं। हाँ वो जी क्या ले रही हैं उनको उससे मतलब नहीं है, वो बस ले रही हैं, ठीक जी है। जी आज के टाइम में अब धीरे धीरे जो आज का यूथ है हमारा अवेयर हो रहा है उसके लिए, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं वो अपनी डाइट पे ध्यान नहीं देती हैं। हाँ तो अगर हम बात करें आयुर्वेद की, तो आयुर्वेद ही एक ऐसी पैथी है जो आपको डाइट फॉलो करने के लिए बोलता है कि आप ये हाँ चीज़ें मत खाओ या ये चीज़ें खाओ। हाँ तो हमें आयुर्वेद ये बताता है कि आपको ऐसी चीज़ें खानी हैं जो आपकी बॉडी में पॉजिटिविटी लाए, हाँ एनर्जी लाए। तो आपको स्पेशली फीमेल्स को कहा जाता है कि आप अपनी जो डाइट है उसका ध्यान रखो। आप ऐसी डाइट लो जिसमें फॉलिक एसिड हो, जिंक हो, आयरन हो। कोई गर्ल भी है, कोई लड़की है, तो उसको भी बोला जाता है कि आप ऐसी चीज़ें लो जो आपकी बॉडी में ये सारी चीज़ें प्रोवाइड करे, हाँ न्यूट्रिशन दे। कैल्शियम अच्छी होनी चाहिए डाइट में, प्रोटीन होना चाहिए। जैसे आजकल की लड़कियां ना दाल नहीं खाना पसंद करती कि दाल नहीं खाना हमें, तो लेकिन आप दाल खाओ, आप मूंग की दाल खाओ। आप दाल सिर्फ वो चावल दाल वाला नहीं, आप नॉर्मली उसको आजकल दाल को वो रात को भिगो तड़के के वाली रख भी दो, लग तड़के वाली भी खा लो, कोई बात हाँ नहीं। लेकिन ये है कि आप अगर आपको चलो दाल नहीं पीनी है, आप उसको पीस के ग्राइंड करके उसका चीला बना लो, हाँ वो भी हो जाता है ना। आप उसको और भी बहुत सारी चीज़ों में डाल के खा सकते हो। आजकल तो इतने सारे ऑप्शंस आ हाँ गए उसके हैं, पकौड़े बन जाते हैं कुछ पकोड़े बन ऐड जाते करके हैं। तो पकोड़े इज नॉट, आई विल नॉट से कि आप इसको रेगुलरली लो, हाँ लेकिन हाँ आप इसको ले सकते हो, तो आपकी बॉडी में प्रोटीन तो जाएगा ना। इसके अलावा जैसे आप दूध लो, आप रात को सोते टाइम दूध ले लो, हल्दी डाल के ले लो, तो ये भी आपकी बॉडी में एक तरीके से न्यूट्रिशन प्रोवाइड कर रहा है। हाँ तो आप ये चीज़ें करो, आप घर के और मतलब सदस्यों को देते हो और मेंबर्स को देते हो, आप अपने लिए भी एक कप रखो दूध निकाल के। और इसके अलावा साथ में आपको डाइट की अगर हम बात करें, तो डाइट आपकी सात्विक, जैसे सात्विक डाइट कहते हैं कि जो कि इजीली डाइजेस्ट हो जाए आपकी, तो आप ऐसी डाइट लो। ये हर लड़की जिसकी शादी नहीं हुई है या जिसकी शादी हो गई है, जो एक मदर है, ये सबके लिए ही है। लड़कियों के लिए इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि अगर उसकी डाइट अच्छी नहीं होगी तो उसकी इम्यूनिटी पे भी अफेक्ट आएगा उसका। हाँ उसके अलावा उसकी पीरियड्स पे भी अफेक्ट आएगा, जी क्योंकि अगर डाइट अच्छी नहीं है, न्यूट्रिशन अच्छी नहीं है, तो हीमोग्लोबिन भी कम हो सकता है ना। तो उससे क्या होगा कि जो उसके पीरियड्स हैं वो अच्छे हाँ नहीं हाँ आएंगे, है ना, वो प्रॉपर नहीं होगा। हाँ और अगर बॉडी में ड्राइनेस हो रही है या फिर कुछ भी ऐसी इम्बैलेंस हो रहा है, जो त्रिदोष हाँ की हम बात करें, वात पित्त कफ की, तो पीरियड्स में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आएगी ही आएगी। फिर हाँ वही आगे चल के हार्मोनल इम्बैलेंस हो जाता है, फिर वही आगे चल के इनफर्टिलिटी का प्रॉब्लम हाँ क्रिएट हो जाता है। तो इसीलिए डाइट तो बहुत इंपॉर्टेंट है। और आयुर्वेद कहता है कि आपको अपनी डाइट का ही ध्यान अच्छा रखना है। अगर जी आपकी डाइट अच्छी है तो फिर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हो सकती। अच्छा डाइट में जैसे आयुर्वेद ये भी कहता है ऋतुचर्या एंड दिन, मतलब ऋतुचर्या को फॉलो करना है आपको। हाँ ऋतुचर्या इज लाइक कि जैसी ऋतु चल रही है उसके अकॉर्डिंग हमें डाइट लेनी है। जैसे बासी भोजन, हाँ अभी भी ना घर में फीमेल्स बासी भोजन खाती हैं, हाँ हाँ तो बासी भोजन नहीं खाना है, क्योंकि आपने और जो फैमिली मेम्बर्स हैं उनको आपने फ्रेश फूड दिया है, तो आप जी अपने लिए भी फ्रेश बनाओ हाँ ना। एग्जैक्टली क्योंकि जो बासी भोजन है वो आपको जॉइंट पेन भी कर रहा है, आपकी बॉडी में इम्बैलेंस भी कर रहा है, वात जी इम्बैलेंस कर रहा है, आपको पेन बढ़ाएगा, फिर वो जी आपको नींद अच्छी नहीं आएगी, आपके हेयर्स में कहीं ना कहीं इफेक्ट आएगी। हाँ जी तो ये सारी चीज़, आपकी नींद आपको अच्छी नहीं आएगी, तो ये चीज़ें अगर आप डाइट अच्छी नहीं लोगे तो आएंगी ही आएंगी। तो फीमेल्स के लिए डाइट अच्छी लेना तो हाँ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि उसको बहुत सारे फेजेस से गुजरना है। हाँ उसको मतलब पीरियड्स भी आएंगे, उसको हाँ प्रेग्नेंट भी होंगी, वो मिनोपॉज भी आएगा। तो ये सारी चीज़ें हैं, ये फेज है जिससे उनको गुजरना है। तो इसीलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट डाइट तो उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बट मैम काफ़ी जगह कहा जाता है कि जैसे बासी खाने के लिए बोला तो बासी रोटी और रात के चावल इफेक्टफुल होते हैं जैसे कुछ बीमारियों में होते हैं, हाँ लेकिन अगर उसको भी लेने का एक तरीका होता है कि हाँ हमें इस स्पेसिफिक टाइम में लेना है। अगर हम बासी भोजन रात को खा रहे हैं, जैसे या 2 दिन बासी भोजन ले रहे हैं, तो वो ठीक नहीं है ना। हाँ और वो भी डिपेंड करता है कि कौन ले रहा है। किसी बीमारी में बासी भोजन अच्छा होता है, लेकिन वो हर व्यक्ति नहीं ले सकता है। अगर किसी को पहले से ही पेन है, और या फिर किसी की बॉडी में पहले से ही मतलब वात का इम्बैलेंस चल रहा है, जी पेन है, जी और हम उसको बोले कि आप रात का बासी भोजन खा लो, तो हाँ वो इफेक्टिव नहीं होगा। तो अच्छा अगर आपको बोला जा रहा है, तो आपके वो डॉक्टर एडवाइस कर रहे हैं आपकी प्रकृति को देख के कि आपको लेना है या नहीं लेना है। जी इसीलिए तो बासी भोजन मैं इसलिए बोल रही हूँ महिलाओं को नहीं लेना चाहिए। हाँ, अगर वो स्वस्थ हैं और तरीके हाँ से, उनको हाँ पेन नहीं है, तो वो किसी स्पेसिफिक प्रॉब्लम में ले सकती हैं, लेकिन ऐसे नहीं, ऐसे अलाउ नहीं किया जाता उनको। अच्छा तो मैम अगर बात करें महिलाओं की प्रतिरक्षा बढ़ाने की और ऊर्जा इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए, तो ठीक इसके है। लिए कोई स्पेशल जड़ी बूटी या खाद्य पदार्थ भी होते हैं? जैसे ना
क्या होता है कि फीमेल्स की इम्यूनिटी क्यों कम होती है ज़्यादा, क्योंकि वो अपनी डाइट पे ध्यान नहीं दे रही हैं, या फिर वो अपने घर के काम में इतनी बिजी हो जाती हैं कि उनको अपने लिए टाइम ही नहीं मिलता है। जैसे वो सुबह उठी या फिर कोई वर्किंग ही है तो उनको अपने बेबी को भी देखना है, घर का भी देखना है, सब कुछ काम भी देखना है, या फिर जो महिला घर पे रहती हैं, जो होम मेकर्स हैं, तो वो बच्चे चले जाते हैं स्कूल तो वो फिर पूरे घर के अपने काम में लग जाती हैं, हाउस होल्ड कोर्स में लग जाती हैं, तो उनकी इम्यूनिटी इसलिए कम होती है। इसके लिए सबसे पहले तो उनको अपने लिए टाइम निकालना है, डेली 1 आवर। उनको जैसा मैंने बताया डाइट अच्छी होनी चाहिए। उनकी डाइट अच्छा का मतलब मैं ये नहीं कह रही कि आपको बहुत सारे ड्राई फ्रूट्स खाने हैं या ऐसी चीज़ें खानी है, लेकिन आप जो सबको दे रहे हो आप अपने लिए भी रखो, आप अपने लिए भी रखो। तो आयुर्वेद इसमें ये कहता है कि आप विटामिन युक्त डाइट लो, आप आंवला का सेवन करो, इससे क्या होगी कि आपकी इम्यूनिटी अच्छी होगी। आप हल्दी का सेवन कीजिए। आप इसके अलावा बहुत सारी, जैसे मैंने बताया सप्तसार क्वाथ या फिर अशोक है, अशोक की छाल का सेवन कर सकते हो आप। इसका काढ़ा बना के पी लो, अर्जुन की छाल का काढ़ा बना के पियो, या फिर पाउडर्स भी आते हैं आजकल तो इसके, आप ये ले लो। त्रिफला है, त्रिफला से डिटॉक्स करो खुद को, वीकली आप कर सकते हो। तो ये आपकी बॉडी में इम्यूनिटी, जो टॉक्सिन्स है उसको बाहर करेगी, इम्यूनिटी को बूस्ट करेगी, है ना। अभी सर्दी का टाइम है, अभी आपको आंवला मिल जाएगा कहीं पे भी, आप आंवला कैंडी खा सकते हो। अगर कच्चा आंवला नहीं खा पा रहे आप आंवला कैंडी खा लो, आप आंवला का मुरब्बा बना लो, तो ये खाओ, इससे इम्यूनिटी अच्छी होगी आपकी। अच्छा, मैम बात करें हम मानसिक स्वास्थ्य की, तो चिंता और तनाव जैसी समस्याओं को आयुर्वेदिक दृष्टिकोण से कैसे देखा जाता है? देखिए, अगर हम फीमेल हेल्थ की जैसे हम बात कर रहे हैं, तो स्ट्रेस जो है फीमेल्स में देखा जाता है बहुत ज़्यादा जी। इसके बहुत सारे मतलब फैक्टर्स होते हैं, या तो करियर को लेके या फिर फैमिली को लेके, मतलब बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं इसके। तो इसमें आयुर्वेद ये कहता है कि सबसे पहले तो अगर आप योग करते हो तो आपको स्ट्रेस नहीं होगा। आपका जो एक्स्ट्रा जो स्ट्रेस है, जो स्ट्रेस हार्मोन है कॉर्टिसोल, वो आपका मतलब रिलीज हो जाएगा, वो निकल जाएगा। ओके। सेकंड, आपको डाइट ऐसी लेनी है, जैसे डाइट में बार बार फोकस कर रही हूँ, डाइट ना हम जैसा भोजन लेते हैं वैसा ही हमारा मन होता है, जैसा अन्न वैसा मन, है ना। आपने सुना भी होगा, कहीं पढ़ा भी होगा। तो अगर हम बहुत ही वैसा भोजन लेते हैं, तीखा मसालेदार भोजन लेते हैं ना, तो फिर हमारा जो मन होता है ना वो वैसे ही काम करता है। तो स्पेशली फीमेल्स को ऐसी डाइट लेनी चाहिए जो बहुत ज़्यादा तीखी ना हो। फिर वही मैं बोलूँगी कि कभी कभी आप ले सकते हो, बट नॉट ऑन अ रेगुलर बेसिस, क्योंकि एक फीमेल है, उसको बहुत सारे फेजेस से गुजरना होता है। उसको बेबी भी प्लान करना है, प्रेगनेंसी भी आएगी, पीरियड्स भी आएगा, मेनोपॉज भी आएगा, ये सारी साइकिल्स आएंगी, तो इसमें उसको अपना ध्यान रखने की आवश्यकता है। तो अगर मेंटल स्ट्रेस बहुत सारे रीजन से हो सकते हैं। उसके पीरियड्स रेगुलर नहीं है, या फिर उसको प्रेगनेंसी नहीं हो रही है, या फिर मेनोपॉज आ गया है। तो मेनोपॉज एक मतलब एक तरीके से एक, मैं ये बोलूँगी कि एक फेज है जो कि आएगा ही आएगा, एक नेचुरल फेज है सबकी लाइफ में, लेकिन इसमें भी कई बार फीमेल को बहुत स्ट्रेस होता है। तो मैं ये बोलूँगी कि अगर चिंता या तनाव के लिए अगर हम बात करें कि आयुर्वेद कैसे हेल्प करेगा, सबसे पहले तो आप जैसे कुछ ऐसे योग हैं जो इसको आप आसन है जिनको आप करो, जैसे वृक्षासन है, बलासन है, शवासन है, आप इनको कीजिए। उसके अलावा आपको ये रात को सोते समय आप ये कर सकते हैं, भ्रामरी कर सकते हैं। इससे क्या होगा ना, आपका मेंटल हेल्थ अच्छा रहेगा, आपको नींद अच्छी आएगी। दूसरा, आप अपनी मेंटल हेल्थ के लिए ब्राह्मी ले सकते हो। उसके अलावा आप अश्वगंधा ले सकते हो, इनको आप दूध के साथ मिक्स करके लो। ये कोई ऐसी दवाइयाँ नहीं है, मतलब दवाइयाँ हैं लेकिन ये आपकी मेंटल हेल्थ पे अच्छा काम करती हैं। और आप इसको लेते हो तो आपका कंसंट्रेशन अच्छा रहता है। शंख पुष्पी ले सकते हो आप, और वचा ले सकते हो। तो ये काफ़ी अच्छी हर्ब्स हैं जो कि आपकी मेंटल हेल्थ पे काम करती है। इसके अलावा अगर आपको आयुर्वेद में पंचकर्म की तरफ जाते हैं तो नस्यम है और शिरोधारा है। गर्दन से ऊपर जितनी भी समस्याएं होती हैं, आपको बहुत ज़्यादा एंजाइटी हो रही है, स्ट्रेस हो रहा है, तो आप ये 2 चीज़ करा सकते हो। इससे आपको 100% कुछ ही दिनों में मतलब रिलीफ मिल जाता है। अच्छा, और मैम बात करें मेडिटेशन और योगा जो है वो सबसे पहले कौन सी चीज़ों पे इफेक्ट करता है बॉडी में महिलाओं की, जो रिलीफ मिलती है जिनसे? देखो, ब्रेन पे हेल्प करता है ऑफ कोर्स, फिजिकल हेल्थ और मेंटल हेल्थ दोनों पे काम करता है। अगर हम जैसे अभी मैंने अभी कुछ बताया ना, जैसे आप प्राणायाम करो, अनुलोम विलोम करो, ये क्या करता है, आपकी बॉडी का ऑक्सीजन लेवल है वो पूरा इम्प्रूव, पूरा जो चैनल है उसको प्रॉपर चैनलाइज करता है, ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव करता है, आपकी सीधा ब्रेन पे काम कर रहा है वो। तो आपका ब्रेन पे काम कर रहा है, तो आपका जो ब्रेन, अगर आप सोचो मेडिटेशन कर रहे हो, तो मेडिटेशन कर रहे हो तो आपका पूरा फोकस आपके मतलब ब्रेन पे है, तो ब्रेन से ऑक्सीजन जा रहा है ना ब्रेन तक, तो आपका जो स्ट्रेस लेवल है वो धीरे धीरे ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा। उसके अलावा आप जैसे जो आसन कुछ कुछ कर रहे हो, तो ये आपका कंसंट्रेशन इंप्रूव करता है। तो इसीलिए मैंने ये कुछ आसन बताए, और आप पूछ रहे हो
किस पे मतलब डायरेक्टली काम करता है, तो ये डायरेक्टली ब्रेन पे काम करता है, जो कि आपकी फिजिकल और मेंटल हेल्थ दोनों को ही इम्प्रूव या बैलेंस करने में हेल्प करती है। ओके मैम, जो मेनोपॉज होता है वो शारीरिक और मानसिक तरीके से किस तरीके से इफेक्ट करता है? देखो, मीनोपॉज जो है ना, एक ये स्वाभाविक फेज है जो कि हर महिला की लाइफ में आएगा ही आएगा। वो आजकल थोड़ी एज जल्दी में आने लग गया है, 35 के बाद भी देखने को मिलता है, लेकिन ये बेसिकली 45 से 50 के अराउंड एज में आते हैं, 55 एज में आते हैं। तो इसके लिए इसमें कई बार ना जो सिम्टम्स आते हैं, जैसे हॉट फ्लैशेस होंगे, या फिर कई बार पीरियड्स का फ्लो बहुत ज़्यादा आ जाएगा, मतलब पीरियड्स आ रहे हैं तो बस वो हो ही रहा है फ्लो, 10 डेज 15 डेज ऐसे हो रहा है, या फिर बहुत ज़्यादा घबराहट होगी और ऐसा लगेगा कि फेस पे बहुत ज़्यादा किसी ने मतलब वो जैसे मैंने बताया हॉट फ्लैशेस वगैरह होते हैं, तो ये चीज़ें होती हैं, नींद नहीं आएंगी। तो इसमें ये कुछ लक्षण है जो आपको मीनोपॉज शो कर रहा है कि हाँ आपका मीनोपॉज आ रहा है। या फिर आपका एज भी एक फैक्टर, सबसे बड़ा फैक्टर तो एज ही है। तो इसमें आयुर्वेद आपकी ऐसे हेल्प करता है, जैसे मान लो एक तो योग, जैसे कहते हैं कि योग नहीं करना, पीरियड्स आ रहे हैं तो योग नहीं करना, या फिर आपकी एज ऐसी होगी तो योग नहीं करना, लेकिन योग करना है। योग आपका पूरी बॉडी पे काम करता है, और मीनोपॉज में भी आपका योग काम करेगा। आप मेंटली बहुत ज़्यादा एंग्शियस फील कर रहे हो, घबराहट हो रही है आपको, उसमें हेल्प करेगा। आपकी बॉडी, आपको ऐसा लग रहा है कि हॉट फ्लैशेस हो रहे हैं, उसमें हेल्प करेगा। आप शीतली प्राणायाम करो, आपको अंदर से बहुत अच्छा फील होगा। आप डाइट ऐसी ले सकते हो जैसे कि उस टाइम ना बॉडी में हीमोग्लोबिन भी कई बार कम हो जाता है फीमेल्स का, तो आपको डाइट ऐसी लेनी है जिसमें आयरन अच्छा हो, जैसे आप अनार लो, चुकंदर लो, आप पालक का जूस लो, धनिया, मतलब ये सारी चीज़ें लो, आपकी बॉडी को जो अंदर से ठंडा कर रही हैं। आप धनिया लो, सौंफ लो, इसके अलावा आप मिश्री लो, नारियल पानी लो, ये चीज़ें लो, इससे आपकी बॉडी अंदर से ठंडी रहेगी, यानी पित्त को, क्योंकि पित्त बढ़ा हुआ है थोड़ा सा है ना, इसीलिए बॉडी सेंसेशन हो रही है। उसके अलावा फेस पे आप चंदन का पैक लगा सकते हो, मुल्तानी मिट्टी का पैक लगा सकते हो। इससे आपका ना जो फेस पे जो बर्निंग हॉट फ्लैशेस हो रहे हैं उससे आपको बहुत राहत मिलेगी। नारियल पानी ले लो, आप मिश्री ले लो, इन चीज़ों से आपको बहुत ही फ़ायदा मिलेगा। और इसके अलावा योग में जैसे आपको सबसे अच्छा जो है प्राणायाम करना है, आपको शीतली भी करना है, प्राणायाम भी करना है, और रात को सोते समय आपको भ्रामरी वगैरह ये जरूर करना है। और जितना हो सके आप वॉक करो, थोड़ा सा वॉक करो, तो उससे जो है आपकी बॉडी लाइट फील करेगी। तो ये मीनोपॉज में आपको काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। अच्छा, तो मैम जैसे कि बात करें ना महिलाओं की, तो उनको ज़्यादातर स्ट्रेस इसीलिए हो जाता है कि मेरी त्वचा उम्र, जैसे आपने बताया, उम्र के हिसाब से ढल रही है, या फिर कलर डार्क हो रहा है, बाल झड़ रहे हैं। तो एक ब्यूटी टिप्स अगर चाहे तो वो क्या होंगी कुछ टिप्स? देखो, सबसे पहले तो जो सुंदरता है ना, वो हमारी अपर स्किन पे नहीं, हमारी अंदर बॉडी कैसे काम कर रही है, सिस्टम कैसे काम कर रहा है, उस पर डिपेंड करता है। तो अगर जैसे किसी को भी आपने देखा होगा, अगर किसी के स्किन पे कुछ दाने हो रहे हैं, या फिर जैसे एक्ने हो रही है, तो उसका ना डाइजेशन अच्छा नहीं होता है, उसको कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम रहती है, और उसके जो ब्लड है उसमें कहीं ना कहीं इम्प्योरिटी आ रही है ना, रक्त दुष्टि होती है। तो इसमें आयुर्वेद आपकी ऐसे हेल्प करेगा कि आप अपनी बॉडी को डिटॉक्स करो, टाइम टू टाइम डिटॉक्स करो। जैसे त्रिफला है, आप त्रिफला से घर पे डिटॉक्स कर सकते हो, या फिर विरेचन है, विरेचन आप 6 मंथ्स में एक बार करा सकते हो, है ना, किसी भी आयुर्वेदिक अच्छे सेंटर पे जहाँ पे पंचकर्म होता है वहाँ से करा सकते हो। दूसरा बाकी टिप्स का ये है कि आपको अपनी बॉडी को हाइड्रेट रखना है, पानी पीना है। आप पानी का टेस्ट बढ़ाने के लिए आप उसमें अदरक का 1 पिंच डाल सकते हो, आप धनिया पाउडर डाल सकते हो, या फिर धनिया का पत्ता डाल दो, पुदीना का पत्ता डाल दो, ये चीज़ें आप उसमें ऐड करके फिर आप पानी को पूरे दिन पी सकते हो। उसके अलावा उसमें शहद भी डाल सकते हो। इसके साथ अगर हम बात करें कि स्पेसिफिकली हेयर्स के लिए, तो हेयर्स के लिए आपके पास बहुत सारी चीज़ें आयुर्वेद में, जैसे हिबिस्कस पाउडर, यानी जो गुड़हल के फूल का पाउडर होता है, मेथी पाउडर होता है, त्रिफला पाउडर है, इनको आप लेप लगा सकते हो, वीक में एक बार लगा लो आप अपने बालों में। उसके बाद आंवला को खाओ, उससे भी बहुत अच्छा आपके हेयर्स पे एंड स्किन पे दोनों पे ही अच्छा काम करता है वो जी, क्योंकि विटामिन सी है उसमें, वो काम करेगा। उसके अलावा आप जैसे मेथी के, अच्छा आजकल एक राइस वाटर और मेथी वाटर का बहुत मैं ज़्यादा क्रेज़ देख रही हूँ फिर से लोगों में। तो इसके लिए आपको किसी प्रोडक्ट को ख़रीदने की ज़रूरत नहीं है, आप घर में ही पानी, जो चावल है, आप उसको क्या करो कि रात भर भिगो के डाल दो, या फिर 1-2 घंटे के लिए भिगो के डाल दो, उसी में मेथी के दाने आप थोड़े से डाल दो, 1 स्पून। ये आप अपने फेस पे भी लगा सकते हो और अपने हेयर्स पे भी लगा सकते हो। राइस वाटर आपके फेस की, मतलब स्किन के लिए बहुत अच्छा है। आपकी जो मतलब अनवांटेड जो तिल है या फिर बहुत सारी चीज़ें, उसको मतलब दूर करेगा। आप कह रहे हो जो डार्क स्पॉट्स हो जाते हैं उसको दूर करेगा, और बालों के लिए हेयर ग्रोथ अच्छी करता है, और फॉलिकल्स हैं उसको मतलब मजबूत बनाता है। तो आप ये चीज़ें फॉलो कर सकते हो। इसके अलावा आप जैसे अगर बोले
तो इसमें बहुत सारे तेल भी आते हैं आयुर्वेद में, तो कि आप जैसे भृंगराज है, आप भृंगराज तेल का यूज़ नहीं करना चाहते हो तो पाउडर का लेप बनाओ और उसको फिर अपने सिर पे लगाओ, जैसे आप मेहंदी लगाते हो, है ना, तो मेहंदी पाउडर में ही मिक्स कर लो उसको, भृंगराज पाउडर को मिक्स कर लो, आंवला पाउडर को मिक्स कर लो, तो ये जो आपके जो हेयर है उसको इम्प्रूव करेगा। और आप इसी चीज़ जैसे मंजिष्ठा है, आयुर्वेद में मंजिष्ठा है, चंदन है, मुल्तानी मिट्टी है, तो इन चीज़ों का आप लेप फेस एज अ फेस पैक लगा सकते हो, है ना। अगर आपके हेयर्स ड्राई हैं तो ड्राई हेयर के लिए आप क्या कर सकते हो, जैसे कि एलोवेरा जेल है और उसमें ही आपने नींबू डाल लिया, शहद डाल लिया, इसका एक पैक बना लिया, हेयर्स पे लगा लिया। स्किन के लिए आप क्या कर सकते हो कि एलोवेरा जेल है, उसमें शहद मिलाया, आप वो लगा सकते हो। स्क्रबिंग के लिए आप चावल का आटा है या फिर नॉर्मली गेहूं का आटा है, आप उससे भी स्क्रबिंग कर सकते हो। तो ये एक नेचुरली घरेलू चीज़ें हैं जो कि आपकी हेल्प करती हैं नेचुरल स्किन के लिए। अब आजकल एक क्रेज है सनस्क्रीन का, तो सनस्क्रीन ऐसा कहते हैं कि आपको घर में भी लगाना है, लेकिन मैं ऐसा कहती हूँ कि इट्स नॉट नेसेसरी। आप घर में ही, जैसे अगर आप नेचुरल जो होम रेमेडीज़ हैं अगर आप उसको कर रहे हो ना, तो आपको चीज़ें कभी बढ़ेंगी नहीं। अगर आप अब नॉर्मल स्किन है आपकी तो बढ़ेंगी नहीं। आप घर में बेसन है, कच्चा दूध है, आप उसको मिक्स करके एक लेप लगा लो फेस पे, वो भी आपको अच्छा एक मॉइस्चराइजर का काम करता है। उसके अलावा जैसे मैंने राइस वाटर बताया, ये भी आपके स्किन को हाइड्रेट करती है, आपकी स्किन टाइटनिंग में हेल्प करती है, और ये चीज़ें इफेक्टिव हैं। मैं ये नहीं कह रही कि ऐसा नहीं, इफेक्टिव हैं। ये स्लो इफेक्ट करती है या नहीं, अगर आपकी डाइट अच्छी है ना, आपका गट हेल्थ अच्छा है ना, तो ये चीज़ें इफेक्ट करती हैं। आप 1 वीक करके देखो, आपको स्किन पे खुद ही ब्राइटनेस फील होती है। आप राइस वाटर लगा के देखो, आपको स्किन आपको ब्राइटनेस में आपको खुद ही फर्क दिखेगा कि हाँ स्किन मतलब ब्राइट हो रही है आपकी। दूसरा, आपका अगर मान लो जैसे नॉर्मली आजकल ये सनस्क्रीन की हम बात कर रहे थे ना, तो आप एलोवेरा जेल है, गुलाब जल है, आप इसको लगाओ फेस पे, ये एज अ सनस्क्रीन ही काम करती है। एक आप लेयर क्रिएट कर देती हैं जो कि आपकी सनरे से मतलब बचाती हैं आपको। आप ये फेस पे एक्ने हो गया है या फिर पिंपल्स हो रहे हैं, तो आप नीम पाउडर है, हल्दी है, आप इसको मिक्स करके हल्का सा लेप लगाओ, ये सारी चीज़ें हेल्प करती हैं आपकी उसमें। अच्छा मैम, वही बात करें हम वुमेन्स की दिनचर्या और चतुर्चर्या के बारे में, तो ये कितनी महत्व रखती है? देखो, दिनचर्या ऋतुचर्या आपकी ओवरऑल हेल्थ में मतलब अफेक्ट करती हैं। जैसा मैंने बताया, आपकी रूटीन कैसा है, तो फीमेल्स अपने लिए टाइम नहीं निकालती, तो आई विल से कि अपने लिए टाइम निकालो, आप अपना दिनचर्या एक फिक्स करो। जैसे अगर आप घर पे भी रहते हो ना, तो आप ये मत सोचो कि मैं तो घर पे ही हूँ, मुझे क्या फ़ायदा है ये करने का। नहीं, आप ये सोचो कि मुझे अपना ये काम पूरे दिन में करना है और मुझे अपनी बॉडी का भी साथ में ध्यान रखना है। तो आप अपने लिए पूरे दिन में सिर्फ 1 घंटा निकालो, आप उसमें योग करो, अच्छी अच्छी जो आपका मनपसंद चीज़ें हैं, आपको कोई हॉबी है तो आप वो करो, इससे आपकी मेंटल हेल्थ बहुत अच्छी होगी। आप फिजिकल एक्टिविटी करोगे, आप वॉक करो या फिर आप योग करो, आसन मतलब प्राणायाम करो, इससे आपकी मेंटल हेल्थ अच्छी हो रही है, फिजिकल हेल्थ अच्छी हो रही है, तो ये चीज़ें आप फॉलो करो, इससे आपकी जो मेंटल हेल्थ फिजिकल हेल्थ दोनों चीज़ अच्छी हो रही है आपकी। तो आपको डाइट अच्छी रखनी है, आपको अपने लिए डेली रूटीन मतलब 1 घंटा निकालना है, और अपने विहार का, अपनी लाइफस्टाइल कैसी है उस पर भी आपको ध्यान रखना है। तो ये फीमेल हेल्थ के लिए बहुत ज़रूरी है। अच्छा, और मैम बात करें कि महिलाओं की जैसे आयुर्वेदिक जीवन शैली अगर वो रखती हैं तो कितनी जल्दी इफेक्ट करती है और कितनी ही ज़्यादा ज़रूरी है? देखो, आयुर्वेदिक जीवन शैली के मतलब ये हम ऋतुचर्या दिनचर्या की बात कर रहे हैं, तो ये ना फीमेल और मेल सबके लिए ही है। मतलब आयुर्वेद स्वस्थ व्यक्ति के लिए भी है, सिर्फ कोई व्यक्ति बीमार है उसके लिए नहीं है, ये स्वस्थ व्यक्ति के लिए भी है। तो अगर आप अपनी डाइट अच्छी रख रहे हो, अपनी लाइफस्टाइल अच्छी रख रहे हो, और जैसी ऋतु चल रही है, यानी सर्दी का मौसम है, तो आप देखो सर्दी का मौसम होता है तो हम वार्म कपड़े पहनते हैं, उसके अकॉर्डिंग खान पान करते हैं। तो अगर उसकी वजह से उसी की तरह हम अपना खान पान भी रखते हैं ना, तो हम बीमार नहीं होते हैं, कम बीमार होते हैं, हमारी इम्यूनिटी अच्छी होती है। और जैसे कुछ लोग जैसे अगर अचार खा रहे हैं, नींबू खा रहे हैं या फिर दही खा रहे हैं, वो पूरे सारे ही सीजन में खाते हैं, वो जनवरी से लेकर दिसंबर तक खाते रहते हैं। लेकिन आयुर्वेद के ऋतुचर्या के अकॉर्डिंग ये चीज़ें कुछ सीजन में खानी चाहिए, कुछ में नहीं खानी चाहिए। तो हमें उसका अगर हम पालन कर रहे हैं तो हमारी जो हेल्थ है वो मतलब ख़राब नहीं होगी, इतनी वर्स्ट नहीं होगी कि आपको फिर दोबारा मेडिसिन लेने की नीड पड़ जाएगी। अच्छा मैम, आयुर्वेदिक के ऐसे कौन से मिथक हैं जो दूर रखने की ज़रूरत है, जो इफ़ेक्ट कर सकती हैं? आयुर्वेद जो है ना, वो हमारा हमेशा से ही कहीं ना कहीं मिथ्स एंड फैक्ट से घिरा हुआ रहता है, लेकिन स्पेशली फीमेल्स के लिए कुछ ऐसे मिथ्स हैं आज भी जो कि क्लियर करना बहुत ही ज़रूरी है। जैसे सबसे पहले कि पीरियड्स के टाइम में आपको मेडिसिन्स नहीं लेनी है, या फिर जो आयुर्वेदिक मेडिसिन्स हैं वो काम नहीं करती हैं। लेकिन आयुर्वेद ने बहुत सारी ऐसी
मेडिसिन हैं जो कि आपके पीरियड्स इरेगुलर हैं या फिर पीरियड्स नहीं आ रहे हैं, एमनेरिया की प्रॉब्लम है, मतलब मेनोरेजिया है, बहुत हैवी ब्लीडिंग हो रही है, इन सब में हेल्प करती हैं। जैसा हमने कुछ मेडिसिन के पहले भी मैंने नाम बताया, जैसे सप्तसार क्वाथ है, या फिर फर्टिलिटी के लिए बहुत सारी ऐसी मेडिसिन हैं जैसे फलघृत है, तो या फिर सिस्ट के लिए हेम्प्टोटोन है, बहुत सारी ऐसी मेडिसिन हैं, अशोक की छाल है, पंचवल्कल है, शतावरी है, अर्जुन छाल है, ये सारी आपकी फीमेल हेल्थ, रिप्रोडक्टिव हेल्थ पे काम करती हैं। इसके अलावा और भी कुछ ऐसे मिथ्स हैं जैसे कि प्रेगनेंसी जो है या फिर प्रेगनेंसी के दौरान आयुर्वेदिक मेडिसिन काम नहीं करती हैं या फिर नहीं लेनी चाहिए, वो रिस्की हो सकती हैं। लेकिन आयुर्वेद में जैसे एक है महाधन्वंतरम गुलिका, उसके डब्बे के ऊपर भी लिखा रहता है गर्भ रक्षणी, यानी जो प्रेग्नेंट फीमेल है उसकी वो रक्षा करता है। तो ये टैबलेट्स आपकी हेल्प करती हैं, मेडिसिन हेल्प करती हैं। लेकिन हाँ, मैं बोलना चाहूँगी कि आप ये मेडिसिन खुद से ना लें, आप किसी विशेषज्ञ से लें जो कि अच्छे से, जिनको पता है, जिन्होंने मतलब पढ़ाई की हुई है इसकी, आप उसी से मेडिसिन लें ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो, या फिर अगर कोई ऐसी प्रॉब्लम हो भी रही है तो वो आपकी हेल्प कर रहे हो उसके लिए। दूसरा, बहुत सारी ऐसी वो, और आयुर्वेद में ना हमारे आचार्यों ने, आचार्य चरक ने, आचार्य सुश्रुत ने, आचार्य वाग्भट जी ने प्रॉपर एक परिचर्या बना रखी है, मतलब प्रेगनेंसी के टाइम में, कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर में क्या करना है, फर्स्ट मंथ में क्या लेना चाहिए, सेकंड मंथ में क्या लेना चाहिए। और उन्होंने ये भी कहा है कि नॉर्मल डिलीवरी के लिए लास्ट ट्राइमेस्टर में आप बस्ती भी ले सकते हो, यानी तेल बस्ती या फिर आप तेल बस्ती भी ले सकते हो। इससे क्या होता है कि आपकी नॉर्मल डिलीवरी में हेल्प होती है। पीरियड्स के टाइम में भी जो महिलाओं को पेन होता है तो उसमें भी बस्ती हेल्पफुल होती है, और प्रेगनेंसी में नॉर्मल डिलीवरी के लिए या फिर जो महिलाओं को बहुत ज़्यादा पेन होता है या फिर पेनफुल डिलीवरी से बचने के लिए भी बस्ती दी जाती है। तो आयुर्वेद इन सब में हेल्प करता है। लेकिन आज के टाइम में भी लोगों को लगता है कि आयुर्वेद प्रेगनेंसी के टाइम में नहीं लेनी चाहिए, लेकिन प्रेगनेंसी के टाइम में या फिर नेचुरल डिलीवरी के लिए या फर्टिलिटी बूस्ट करने के लिए आप आयुर्वेद को अपना सकते हो, और रिजल्ट्स आर वेरी इफेक्टिव, और मतलब कुछ ही टाइम में आपको रिजल्ट्स भी मिल जाते हैं। हाँ जी, जैसे कि मैम आपने कहा कि लोगों को डाउट होता है कि आयुर्वेदिक इस समय में ले या फिर ना ले, तो उसी से एक सवाल आता है कि आयुर्वेदिक उपचार क्या सुरक्षित है सभी के लिए, और ऐसी कौन सी सावधानियां हैं जो हमें अप्लाई करने से पहले देखनी चाहिए? देखिए, इसके भी मैं 4 फैक्टर्स मैं सबको बताती हूँ कि अगर आप आयुर्वेदिक मेडिसिन या कोई, सबसे पहले हम एक एग्जांपल लेते हैं कि आप कोई भी चीज़ अगर हम ओवर ईटिंग भी कर लेते हैं तो उसके भी साइड इफेक्ट्स होते हैं ना। वैसे ही अगर हम कोई भी मेडिसिन ओवर मतलब डोज ले रहे हैं और बिना किसी गाइडेंस के ले रहे हैं तो उसका साइड इफेक्ट आएगा ही आएगा। ये ना एक ये भी भ्रम भी है कि आयुर्वेदिक या और भी जो ऐसी नेचुरल मेडिसिन है उससे कोई साइड इफेक्ट्स नहीं होते हैं, आप कितना भी ले लो या बिना किसी के गाइडेंस के ले लो, ऐसा नहीं है। अगर आप, इसके भी 4 फैक्टर हैं। एक तो अगर विशेषज्ञ, यानी आप जिनसे मेडिसिन ले रहे हो, जो डॉक्टर है वो मतलब वो प्रॉपर डॉक्टर होना चाहिए। ऐसा नहीं कि वो टेंट लगा के बैठे आप उनसे मेडिसिन ले रहे हो तो वो साइड इफेक्ट्स करेंगे मेडिसिन आपको, क्योंकि उनको नहीं पता है आप क्या ले रहे हो। हाँ, नॉलेज ही नहीं है उनको। उसके अलावा आपकी जो मेडिसिन है वो प्रॉपर एक अच्छे मतलब होनी चाहिए, सील पैक्ड होनी चाहिए। अगर आप कहीं और से ले रहे हो मेडिसिन, उस पर कोई नाम नहीं लिखा हुआ, कोई सील पैक्ड नहीं है, तो फिर हमें क्या पता कि उसकी क्वालिटी कैसी है मेडिसिन की। तो क्वालिटी ऑफ मेडिसिन बहुत अच्छी होनी चाहिए। उसके अलावा आपकी डोज, यानी अगर आपको 1 स्पून लेना है तो 1 स्पून ही लेना है। और आयुर्वेद में ना डोजेज अलग अलग होती हैं। और जैसे अगर कोई छोटा बच्चा है तो उसके लिए डोज थोड़ी अलग होगी, कोई अगर महिला है तो उसके लिए डोज अलग होगी, कोई अगर पुरुष है उसके लिए अलग होगी। तो जेंडर एंड मतलब ये सारी एज, ये सारी चीज़ें भी मैटर करती हैं, इसकी जानकारी होनी चाहिए। एंड द 4th वन कि आप जो मेडिसिन ले रहे हो तो वो एज अ डॉक्टर आप जिसको दे रहे हो तो आपको ये पता होना चाहिए कि उस पेशेंट की प्रकृति कैसी है ना। अगर मान लीजिए फॉर एग्जांपल मेरे ऊपर अगर एलोवेरा काम कर रहा है तो इट्स नॉट नेसेसरी कि आपके ऊपर भी काम करेगा, क्योंकि आपकी प्रकृति अलग है और मेरी प्रकृति अलग है। तो इसीलिए अगर ये चारों फैक्टर्स काम मतलब प्रॉपर अगर ये मतलब फुलफिल हो रहे हैं तो फिर आयुर्वेदिक मेडिसिन इज वेरी इफेक्टिव एंड बहुत ही कम समय में अपना काम करती है और जो प्रॉब्लम है उसको रूट से ठीक करती है ना। तो अब आयुर्वेदिक मेडिसिन इज़ वेरी इफेक्टिव। लेकिन हाँ, एट द सेम टाइम अगर आप बिना किसी गाइडेंस के ले रहे हो, डोज प्रॉपर नहीं ले रहे हो, आपको अपनी प्रकृति का नहीं पता है और आप मेडिसिन ले रहे हो किसी का सुन के या कहीं से पढ़ के, तो फिर वो काम नहीं करेगी और साइड इफेक्ट भी बॉडी में क्रिएट कर सकती है वो। अच्छा, मतलब वो इंस्ट्रक्शंस के हिसाब से वो बिल्कुल इंस्ट्रक्शंस आपको फॉलो करने पड़ते हैं। इसीलिए जब आप किसी भी आयुर्वेदिक डॉक्टर के पास जाते हो तो वो आपकी मतलब प्रॉपर सारी चीज़ें कि आपको मतलब भूख कैसी लग रही है, नींद कैसी आ रही है, आपकी नाड़ी भी चेक करते हैं। तो सारी
चीज़ें चेक करके ही आपको मेडिसिन बताते हैं वो। आयुर्वेद से जुड़ी ऑलमोस्ट सारी जानकारी मैम ने हमें बता ही दी है। बाकी मैम अगर कोई गुड मैसेज आप देना चाहें आयुर्वेद से, या फिर जैसे नया साल शुरू हो गया उससे रिलेटेड, तो क्या होगा? देखिए, मैं जाते जाते सभी मतलब सबके लिए ही ये एक मैसेज है कि जो हमारी सृष्टि है, ये ब्रह्मांड है, ये पूरी प्रकृति पर निर्भर है, डिपेंडेंट है। वैसे ही जो ये मानव जाति है ना, ये स्त्री पे डिपेंडेंट है ना, क्योंकि स्त्री ही है जो कि आपको रिप्रोडक्शन में हेल्प करती है, यानी इसके अंदर जन्म देने की क्षमता है। तो आपके आसपास जो भी महिलाएं हैं, आपकी मदर हैं, आपकी सिस्टर हैं, आपकी बहन हैं, आपकी वाइफ हैं, आपकी पार्टनर हैं, तो आप ना उनकी फिजिकल और मेंटल हेल्थ का बहुत बहुत ध्यान रखिए, क्योंकि वो स्वस्थ रहेंगी तो आपका पूरा परिवार स्वस्थ रहेगा, और आपकी जो पूरी सृष्टि है, आपके आसपास का एनवायरनमेंट है, वो सारा स्वस्थ रहेगा। तो फीमेल हेल्थ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एंड मतलब मैं जाते जाते यही बोलूँगी कि आप अपने हेल्थ के साथ फिजिकल हेल्थ, मतलब जो आपके अपनी हेल्थ का ध्यान रखते हैं, तो उसके साथ साथ आप अपने घर में जितनी भी लेडीज़ हैं, आप उनकी भी मेंटल और फिजिकल हेल्थ का भी ध्यान रखिए। थैंक यू सो मच।